अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आप सबकी अपनी गज़ल शाह और इस वक्त मौजूद हैं पंजाबी कम्प्लेक्स में, जहाँ पर हमारे सबके बहुत अज़ीज़ तारिक अज़ीज़ साहब जिनकी आज छठी बरसी है और इस बरसी को हम कवर करने आए। स्पेशली बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि गज़ल जी आपने तारिक अज़ीज़ साहब की छठी बरसी पे लाजमी जाना है और वहाँ का जो भी अंदर इवेंट हो रहा है बरसी में जो लोग आए, ख़ास करके उनकी बेगम साहिबा को आपने हमें दिखाना है कि वो अभी कैसी हैं और उनके बगैर कैसी उनकी ज़िंदगी बसर है, क्योंकि आप सबको पता है वो उनसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। बल्कि वही नहीं, दुनिया में बहुत सारे पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छठा साल है और 6 साल से मैं बरसी इनकी कवर कर रही हूँ। हम भूल गए हर बात, तेरा नाम और तेरा मकाम नहीं भूले। तो आइए मेरे साथ हम अंदर चलते हैं और देखते हैं बाकी चीज़ें। मोहब्बत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आज खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जिनको हमने देखा है, मैंने कुछ अर्सा पीटीवी पे सर्व किया एज असिस्टेंट। आगा कैसर साहब वॉज माई कुलीग। तो उन दिनों में मुझे मौका मिला अयूब खाबर साहब के साथ नीलाम घर प्रोग्राम करने का। वो ना सिर्फ काम के बड़े थे, इंसानियत के भी आला दर्जे पर फाइज थे। तमीज से बात करना हम समझते थे कि छोटों का काम है, लेकिन किसी बड़े को छोटों के साथ इतना बाअदब और इतने शफकत भरे लहजे में बात करते हुए मैंने तारिक साहब को जैसा देखा, आई डिडंट फाइंड एनी अदर पर्सन। बहुत उन्होंने काम किया और बहुत सारी यादें हैं उनके ज़हन में। मैं अभी ये तस्वीर के लिए उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारा लिखते हैं और मैं ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि यकीन जाने बड़ी उल्फत है, मोहब्बत है मुझे उनसे और मैं काफ़ी उनसे मैं रहा भी चर्चा टेलीविज़न के हवाले से जब रहने वाला दिन था और हम लोग देखा करते थे और बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बड़े ही प्यार करने वाले। उनका कलाम है कि चाहते उम्र भर की पूजा है। अगर इजाज़त है तो वो थोड़ा अंदाज पैदा करूँ जो तारिक साहब बोला करते थे। अगर वो शेर को पढ़ते तो उनका अंदाज क्या होता, मेरी अपनी फीलिंग है, मैं तो उनके खाक बराबर भी नहीं। हफीज साहब जरा तवज्जो फरमाइएगा। चाहते उम्र भर की पूजा है, चाहते उम्र भर की पूजा है, बात काफी है रंजिशों के लिए, और तुम दुआ हो जो मांगी जाती है सख्त गर्मी में बारिशों के लिए। जनाब हफीज साहब तशरीफ लाइएगा। आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे नहीं पता मैं क्या बात करूं। बहुत सारी बातें हैं बेशुमार और एक पूरा एक दायरा सा है, इधर से शुरू करूं तो फिर वहीं आ जाता हूं। तो बस थोड़ा सा वक्त, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, वरना मैं पूरी महफिल में बैठता और आखिर में जाता, लेकिन डॉक्टर टाइम नहीं देती, बड़ी करता पूरा। तो बात यह है कि जब मुझे नीलाम घर मिला तो तारिक जी साहब पहली बार मेरे कमरे में आके बैठे तो मेरी किस्मत का फैसला हो गया। हम सोच रहे थे कि मैं और तारिक साहब के यार कहने लगे हफीज साहब प्रोड्यूसर बदले कि अधिक तब्दीलियाँ नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा हाँ तारिक साहब इधर सेट चेंज कर देने हैं। कहने लगे हाँ सर चेंज कर देने, लेकिन ऐसी इन्होंने असिस्टेंट कॉपियर भी बदल देने हैं। मैंने कहा जी ठीक है, और यार जी को भी बदल देने। अभी बात मेरे और तारिक जी में के मुँह में थी कि दरवाज़ा खुला मेरे कमरे का और एक सांप सी लड़की दाखिल हुई। तो कहने लगी जुल्फ़कार साहब इधर बैठते हैं। मैंने तारिक साहब को देखा, तारिक ने मुझे देखा, तारिक साहब ने मुझे देखा। तो मैंने कहा वो तो नहीं बैठती, आप अंदर आ जाए। और वो लड़की आसमा खान थी जो बाद में मेरी बीवी बनी। तो ये एक ऐसी याद है तारिक साहब के साथ, जब मेरा उसकी वेरिएशन बढ़ रही थी तो वो मुझे समझाते थे ओए बाजा ना फंस जाएगा। तो मैं कहता तारिक साहब नहीं नहीं बस दोस्ती है। कहते मैंने पता है जो मैं देख सकता तू नहीं देख सकता। तो बाकी इनका विजन बड़ा था। एक तो ये मेरी जिंदगी में तब्दीली, और एक वाक़या और बयान करूंगा जिसने मेरे दिल में उनकी मोहब्बत की धाक बढ़ा दी। जब सेठ जबार ने अपने चैनल के लिए, प्राइम टीवी के लिए प्लान किया कि हम नीलाम घर इंग्लिस्तान में प्रोड्यूस करेंगे, ग्लासगो में जाके, उन्होंने तारिक साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया। सेठ जबार को तारिक साहब की बात कैसे न मानते। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बातचीत होती रही, हर चीज़ फाइनल हो गई, 9/11 हो गया। अच्छा, जब 9/11 हो गया तो जबार साहब डर गए
कहने लगे नहीं होनी जहाँ, दिस इज कैंसर, क्या पता वहाँ क्या हो, बम धमाका ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं मायूस होकर घर आ गया और छुट्टी कैंसिल कराने का इरादा किया कि रात को 11:30 बजे मेरा फ़ोन बजा। वो काला फ़ोन बड़ा सा, मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास। फ़ोन उठाया तो आगे तारक अजीज साहब, हाँ भाई तेरा वीज़ा अभी बाकी है? मैं क्या हाँ जी। अच्छा छुट्टियाँ बाकी नहीं? मैं क्या हाँ जी। अच्छा तो फिर तू सुबह जा भी है मनीर वाली, तो उन्होंने को अपना टिकट ले, 1 हफ्ते के अंदर अंदर लंदन आ जाओ। दैट वाज अनदर टर्निंग पॉइंट विद तारिक साहब। वो किसी को भी कह सकते थे, फरीद बशीर साहब को ले जाते, जाहिद उजैर साहब को ले जाते, आगा जुल्फकार को ले जाते, जितने भी लोग प्रोड्यूसर थे पर बैठे हुए थे ना, उनकी मेरे से खास मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे याद रखा। एक शो करना है हफीज ताहिर, 25,000 रुपए नकद पाकिस्तानी तेरी खिदमत में पेश करांगा कि खाना पीना रहना सहना मेरे जिम्मे ते आना जाना भी। मैं कहा तारिक साहब तुसी बुला रहे हो, एक शो हो गया 10 होन, लो जी मैं मनीर साहब की तरफ गया, मनीर साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं रवाना हो गया। अच्छा 9/11 का इतना खौफ, तो वहाँ पे काफी जरा देर हो गई, बाहर निकलते निकलते एयरपोर्ट से तो तारिक साहब बाहर खड़े, मैं जब बाहर निकला तो बड़े परेशान, मैं तो समझा थी तू डिपोर्ट हो गया होएगा। उसके बाद फिर हम जाके मिडलसेक्स में उन्होंने घर लिया हुआ था सीट के बाद में, तो वहाँ हम रहे। जाते तारिक साहब ने हुक्म सादर किया कि रोजाना एक गोली 500 mg ਦੀ ਐਸਪਰੀਨ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा एक हुक्म, बाकी ये इंग्लिस्तान है, इतने चाह की प्याली आप धोनी है, चाह आप बनानी है, कपड़े आप धोने ने, आप इस्त्री करने ने, ना तू मेरी खिदमत करनी तो ना मैं तेरी खिदमत करनी। लो जी ऐ चिट्ठी च 4, 5, 6 हफ्ता लग गया तो भाभी आ गए, इन्होंने आते ही सब कुछ उलट दिया। हफीज ताहिर अब तुम्हारी बहन आ गई है, अब तुमने कुछ नहीं करना, तुम समझोगे अपने घर में। और उन्होंने वाकई मुझे कुछ नहीं करने दिया। फिर मैं बिल्कुल अपने घर की तरह था, यही सब कुछ देखती थी, मेरे कपड़े भी ये देखती थी, मेरी चाय भी ये देखती थी, मेरा खाना भी ये देखती थी। तो ये लोगों की मोहब्बतें हैं। तारिक अजीज साहब एक मोहब्बत से भरपूर इंसान थे और उनका जो फिक्रा इतना मशहूर है, जो सिमाब ने भी बताया कि देखती आंखों सुनते कानों, इसको लोग किसी और तरीके से समझते हैं, लेकिन जिस तरह मैं समझा हूँ वो ये है कि हम लोग देखते हैं मगर नहीं देखते, सुनते हैं मगर नहीं सुनते। वो यही कहते थे कि डोंट हियर लिसन, डोंट लुक, जस्ट डोंट सी, लुक केयरफुली एंड डिसाइड। तो ये उनकी यादें मेरे साथ हैं और पूरी जिंदगी मेरे साथ हैं। ये बहुत शुक्रिया। काफी और पता नहीं क्या क्या उनकी हर शोबाए जिंदगी पर उन्हें अबूल अफजल साहब, उनकी याद में प्रोग्राम ये तरतीब दिया गया और आगा कैसर अब्बास साहब ने उनकी शागिर्दी का हक अदा कर दिया और ये पहली मरतबा की 6ठी बरसी है और ये मुसलसल तारीफ करते हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आजाद है। और आज इस हाल में मेरे बैठे हुए लोगों को देख लें कि आजकल ये हाल जो है बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये तारिक अजीज साहब की शख्सियत और आगा साहब की मेहनत का समर है कि तारिक अजीज साहब को सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से अदीबो शोरा और मैं देख रहा हूँ हर शोबाए ज़िंदगी से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और सिनाब साहब ये किसी की रिपोर्टिंग से या किसी के काम आने से तारिक अजीज की शख्सियत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि अगर वो लोग आ जाते तो उनका कद बढ़ना था। तारिक अजीज साहब की शख्सियत जो है वो आसमान से बुलंद है, वो पाकिस्तान का अजीम सरमाया है और पाकिस्तान की शान है। उनके नाम से पाकिस्तान पहचाना जाता है कि तारिक अजीज का पाकिस्तान है। वो जो नारा लगाते थे जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये नारा आज भी फजा में गूंज रहा है और क़यामत गूंजता रहेगा। और ऐसे मुंबई वतन शख्सियत के लिए यहाँ जमा होना, उन्हें खराज तहसीन पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। इन सबका मैं दिल से मशहूर हूँ कि जो लोग यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए भी कि मैं मुझे भी उनकी शागिर्दी का एक एजाज़ हासिल है। मैं एक फिल्मी सहाफ़ी ही नहीं, मैंने उनके साथ काम करने का इसलिए मौके का मिले 2-3 दफ़ा ऐसा मौका मिला कि जब मैं सहाफ़त में था तो उस ज़माने में मैं रिपोर्टिंग करता था। मुझे एक दिन बुलाया, उन्होंने कहा लाहौर से एक मैगजीन निकल रहा है कल्चरल टाइम, ये कल्चरल टाइम के नीला कमल चौक की तरफ से बैंक स्क्वायर की तरफ आए, वहाँ मीटिंग थी, वहाँ वो चीफ एडिटर थे, मुझे उन्होंने अपना असिस्टेंट रख लिया और वहाँ से एक बड़ा जदीद मायारी रसाला शुरू किया गया और वो बड़ा कामयाब मैगजीन था। मैं कोशिश करता रहा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे। उसके बाद मैं जब नवाए वक्त में आ गया तो इत्तेफाक की बात है कि टेलीविजन पे एक दौर में कुछ पाबंदियां आज कर दी गई, तो तारिक अजीज साहब वहां से फारूक होकर मुझे निजामी साहब की फरमाइश तक उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आए, मुझे हर बात कहने वाला बंदा पसंद है। तो उन्होंने नवाए वक्त ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर कालम भी लिखते थे, मेरे साथ वो बैठते भी थे, कमरा था हमारा, दो मेज थे एक तरह के हम दोनों, और मुझे उनसे बहुत काम करने का, उनसे सीखने का, उनके साथ सफर करने के मौके भी मिले, बहुत सी जगहों पर हम साथ गए। तो मैं समझता हूँ कि आज मैं जितना भी खराज तहसीन पेश करूँ वो कम है। आप उनमें जो मेरी समाज बयान करवा रहे हैं, ये सारी तारीफ तारिक अजीज साहब की, मेरी नहीं, हमने उनसे सीखा और जो कुछ सीखा आज मेरे काम आ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो आप सबके फेवरेट जनाब हसीब पाशा साहब तशरीफ लेकर आइएगा सर। थोड़े थोड़े लफ्ज़ हैं जो हम अकीदतन इजहार कर रहे हैं तारिक अजीज साहब की शख्सियत के लिए सर। किसको आना है किसको जाना है, किसको आना है किसको जाना है, आस का नित नया बहाना है, बादे सरसर के चंद झोंकों से सूखे पत्तों को टूट जाना है, बाद में जन्नत और जहन्नुम है, पहले तो खाक ही में जाना है, किसकी बन आई है यहाँ पे हसीब, जो भी आया है उसे जाना है। तारिक अजीज का एक है कि आज 6ठी बरसी उसी धूमधाम से मना रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है।
اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے. میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ اینک والا دن شروع ہوا تھا، حفیظ طاہر صاحب کے کمرے کے باہر کھڑا تھا، تو وہاں سے کراس ہوتے ہوتے رکے. میں نے سلام کیا، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں وہ منتر تو سناؤ ہوں وہ جو تم اینک والا دن پہ پڑھتے. میں نے کہا سر وہ گھم گھم گھما چھم چھم چھما کے چھکما کے چھکما چچا چکری بن بن بکری ویل بتوڑی ناسا چوڑی کھالے کچوری میں ہوں چندہ تو ہے چوری آج حکومت. یار یہ منتر ہے یہ سچ مچ کا؟ میں نے کہا جی نہیں، یہ لفظ جوڑے ہیں میں نے پٹھے سیدھے کر کے. کہتے ہیں یقین کرو میں پورا ہفتہ سوچتا رہا کہ یہ سچی مچی کا منتر ہے. پھر اس کے بعد آگا کیسے جانتے ہیں کہ 2-3 پروگرام جو ان کے ہوتے تھے اس میں مجھے بلایا، یہ پوری ٹیم کو بلایا اینک والے جن کو اپنے پروگرام میں. تو وہاں مجھے کہتے ہیں ہارون جادوگر اگر تمہیں سچ مچ چڑیل بل بتوڑی مل جائے تو کیا کرو گے؟ میں کہا جی کرنا کیا ہے، میں وہی کہوں گا جو میں اپنی بہن کو کہتا ہوں، چڑیل نہیں تو ڈیڑھ ہے میری پیاری بہن ہے، شونیاں شادیاں پالیاں. اور شاباش دی، انعام دیا. اللہ تعالیٰ نے یقیناً اعلیٰ درجے پہ ادا کیا ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو. میرے ابا جان مرحوم نے کروائی تھی، میں چھوٹا تھا بہت. تو بھاٹی دروازے کے اندر ایک صاحب تھے طفیل محترم صاحب، ان کے گھر میں بعد میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. پھر میں بھی اس فیلڈ میں آ گیا، ملاقاتیں جاری رہیں، بہت کچھ سیکھا ان سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بے شک بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بن بیٹھنا. شکریہ. راشد صاحب اس ملک کا سرمایہ بھی ہیں، راشد صاحب کریکٹر ایکٹر بھی ہیں، راشد صاحب ہیرو بھی ہیں، راشد صاحب شاعر بھی ہیں اور بہت ماشاءاللہ پیارا بھی لکھتے ہیں کیونکہ ان کے والد محترم بہت اچھے شاعر تھے. میں عموماً ہم لوگ سارے جتنے بھی آرٹسٹ آپ لوگوں نے وہ شعر سنا ہی ہوگا نا، ہم اسٹیج پہ سب بولا کرتے تھے، آج بھی بول لیتے ہیں جب کبھی موقع ملے کہ گدا ہوئے تے دکھاں دے کھولے گنچر، محفل ہوئے تے باغ و بہار بندا، تے دام دئیے جے لکھاں جگراتیاں دا تاں جا کے کدھر ایک فنکار بندا. اس طرح کا پورا ایک غزل ہے جو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. تو راشد بھائی آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں، پین ہو رہی ہے یہاں پہ سائڈ پہ کمر میں، لیکن پھر بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے تقریر کر کے یا بات کر کے یا الفاظ کر کے تشریف لے جائیں. ایک شیلڈ ہے جو ہم مسز طارق عزیز صاحبہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ گروپ فوٹو بھی ہو جائے تاکہ آپ کی موجودگی اس میں شامل رہے. تو میں التماس کرنا چاہتا ہوں بیگم حاجرہ طارق عزیز صاحبہ سے کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور ان کے ساتھ میاں منیر صاحب، راشد صاحب، معین صاحب، آغا کیسر صاحب، یعنی تہرا، حسیب پاشا، ساجد صاحب، نعیم صاحب تشریف لے کر آئیں اسٹیج پر. اور التماس کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑے پرانے درینا دوست جنہوں نے انتہائی اچھا تعاون فرمایا ہمارے ساتھ محبتوں کا. طارق عزیز صاحب کے فین ہیں تو یہ ایک شیلڈ ہے آپ کی طرف سے، یو نیڈ پرنٹرز کی طرف سے. بہت شکریہ. اور عزیز صاحب آپ بھی آ جائیں، ہمیں جوائن کریں. ان کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، میں نے جواب دیا تھا. کسی نے کہا بابا جی تسی اس دنیا تے کدوں جا رہے جی؟ انہوں نے اگوں آخیا اپنی امی کو پوچھا. میں بہت اچھا زبردست، یہ ہمیشہ سلامت رہے. ظاہر ان کے ساتھ لوگ پیار سے مذاق بھی کرتے ہیں اور آپ اسی طرح ہنستے رہے مسکراتے رہے. بہت اچھا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Life is not simply take one. There is no take two. باب آدم سے لے کے لمحہ موجود تک جس بھی فرد کو رب نے زمین پہ اتارا ہے اس کو الٹیمیٹلی لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. آج چھٹی برسی ہے، ہم یاد کر رہے ہیں طارق بھائی کو. آپ میرے بڑا وائڈ اینگل جانتے ہیں، ریڈیو کے حوالے سے، اسٹیج کے حوالے سے، ڈراموں کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے. لیکن میں آج ایک ایسی بات، اور میری بھابھی کو پتا ہے اور جن کو ان میں سے بے شمار کے ان کے علم میں نہیں ہے. ناؤ آئی ایم 70+، 75 برس کا ہو گیا ہوں میں. لیکن میرے جیسا بوڑھا میرے شو بز میں کوئی نہیں چلے گا اللہ کے پاس. آج میں کیا بول رہا ہوں، میری زندگی میں جب میرا آغاز ہوا ہے، میں عرفان کوسٹ، سید نور، ہم تینوں ہم عمر ہیں اور ساری زندگی کا ہمارا ساتھ رہا. میرا آغاز ریڈیو سے، بیسیکلی آئی براڈ کاسٹر. یہ میں 60s کی بات کروں گا جب کہیں آپ میں سے پیدا بھی نہیں ہوئے. ریڈیو پاکستان لاہور جس میں آپ کا جانا نہ ہوتا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. گورنر ہاؤس کی بیک پہ ایک گھر میں ایک چھوٹا سا ریڈیو پاکستان لاہور ہوا کرتا تھا. دل میں آیا، ایک لکھاری کا بیٹا تھا گھر میں، امرتسریوں کا جتنا ٹولہ جس میں بہت بہت بڑے نام ہیں. جب یہاں آڈیشن ہوتی ہے ٹیسٹ لیتے ہیں پھر ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں میں ٹیسٹ لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ جمعرات کو ہوگا. تو میں نے کہا کہ اس کا طریقہ کار سمجھا دیں کیسے ہوگا.
उन्होंने कहा कि वो जाओ एक चिट बना के देंगे तो जुमेरात को आना। कभी जो जुमेरात मैं चला गया, मैंने किसी को नहीं बताया अपने घर में कि कहानियाँ पकड़ा दिया, मैंने तो करे करना चाहिए। मैं गया, मैंने पहली ऑडिशन जो की वो भी ड्रामे में ऑडिशन थी, और वो पहली ऑडिशन में मैं अप्रूव हो गया। बंदा का अपनी स्किल डिस्कवर करके जिंदगी में रास्ता बनाता है, वो भटकता नहीं है, वो एक टारगेट बना के निकलता है कि मुझे ये करना है। अब ब्लश की देखिए, जब रब की तरफ से आपकी मुआफ़क़त होती है। एक ड्रामा आपने PTV पे देखा होगा, कल्लो बानो आपा का, ये आज से 50 बरस जो भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आपा ने उसके लिए रेडियो के लिए लिखा था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं इस उम्र में था। और तारीख से अक्सर मुझको तन्हा नहीं भाता ये बहारों का समा, मुझको तन्हा नहीं भाता ये बहारों का समा, दम निकलता है मेरा मौजी हवा से अक्सर, वो अपने दिल से निकाल सकता है। तारिक अजीज साहब ऐसी शख्सियत के मालिक थे जिनकी आवाज़ हर घर से निकलती थी, जिनकी सदाएं पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में गूंजती थीं। मेरी गल सुन, कंपेयर करना नहीं इंजीनियर, तो प्रोग्राम फिर ख़राब हो जाता है। हमेशा अच्छे शोज़ तभी होते हैं जब कोऑर्डिनेशन होती है। यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद तारक अजीज शो या नीलाम घर आज तक लोगों के ज़हन से महव नहीं हुआ, वो उसकी याद हमेशा है। ऐसे ही है ना सर? तो एक बड़े ही प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तिलावत का शर्फ हासिल किया, गुफ्तगू हुई है, लेकिन मैं जिस बारे में गुफ्तगू करूँगा वो उनकी इंसानियत के बारे में, कि वो किस कदर अजीम इंसान थे। एक बार उन पर एक मजहबी जुनूनी और ज़हनी मरीज़ था, दरअसल उसने कातिलाना हमला किया। अल्लाह पाक ने तारिक साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा, वो बाल बाल बच गए। तारिक साहब ने फ़ौरन मुझे बुलवाया, क्योंकि मैं भी उनकी रिहाइश के करीब जो मस्जिद है उसमें ख़तीब था। मुझे कहने लगे कि ये शख्स पुलिस वालों ने गिरफ़्तार कर लिया, आप ज़रा इसके साथ गुफ्तगू करें। तो जब मैं उससे मिला तो वो ज़हनी मरीज़ था। वो पुलिस वालों के सामने कह रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है मैंने तारिक साहब को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करना है। तो वो पुलिस वाले जो है वो बड़े जज्बाती हो रहे थे। मैंने कहा आप ये ज़हनी मरीज़ है। तो मेंटल अस्पताल में दाखिल करवाया, उसका सारा खर्चा, बल्कि उसके अहले खाना उसके वालिदैन थे। वो अपने गांव में भी जो है बाज़ औक़ात जब आपे से बाहर हो जाता था तो कई वारदातें कर चुका था। मरते दम तक तारिक साहब ने न सिर्फ उसका इलाज करवाया बल्कि उसके वालिदैन का ख़र्चा भी जो है वो अपनी जेब से अदा करते थे। दूसरा वाक़या मेरी अपनी ज़ात से मुतालिक, 2010 में 1 जून 2010 डायगो के अड्डे पर अचानक मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो मेजर हार्ट अटैक। मैं गिरा और बेहोश हो गया, और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं करीबी अस्पताल मसूद अस्पताल में था। वहाँ इब्तिदाई इलाज होने के बाद मुझे ये PIC में ले गए। चूँकि मैं जुमे की नमाज में मौजूद नहीं था, तारिक साहब बकौल तारिक साहब रहमहुल्लाह के, अल्लाह उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे, इंतहाई शफीक इंसान थे। वो और उनकी अहलिया डॉक्टर हाजरा तारिक अजीज़, जब उनको पता चला कि मौलाना जो है वो आज, पहले तो उन्होंने समझा कि मैं कहीं अपने इलाके स्वाद गया हुआ हूँ, लेकिन जब पता चला कि वो बीमार हैं और अस्पताल में हैं तो दोनों मियाँ बीवी तारिक अजीज़ साहब और डॉक्टर तारिक अजीज़ हाजरा तारिक अजीज़ दोनों अस्पताल में आए, और उस वक्त तक मेरे सराहने खड़े रहे जब तक मेरा जो है वो एंजियोप्लास्टी जो है वो इन्होंने न करवा दी, और वो सारा इलाज इनकी बरकत से मेरा फ्री हुआ। तो ये 2 वाक़यात थे। और तीसरा, चूँकि उन्होंने मुझे पाबंद किया था अपनी ज़िंदगी के, मेरी ज़िंदगी के इस गोशे को आपने किसी के सामने बयान नहीं करना। तारिक साहब जब लाहौर में होते थे तो जुमा मेरे पास पढ़ते थे, और मज़े की बात यह है कि हम भी मस्जिद में बाद में आते थे, लेकिन तारिक अजीज़ साहब जुमे वाले दिन 11 बजे आते थे, और सबसे पहले मस्जिद में आने वाले तारिक साहब होते थे और सबसे आखिर में जाने वाले तारिक अजीज़ साहब होते थे। और यहाँ हमारे बरसगीर पाक व हिंद में तो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अरब लोग वो सूरह अल-कहफ पढ़ते हैं। तो तारिक अजीज़ साहब जुमे की नमाज से पहले सूरह अल-कहफ की तिलावत किया करते थे और सलात तस्बीह पढ़ा करते थे। अब चूँकि वो हम में नहीं रहे, अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं, और इंशाअल्लाह वो जन्नत में होंगे, और हम सब इस रास्ते के जो है वो राही हैं। तो ये चंद यादें थी और चंद बातें थी जो मैंने समझा कि मैं आपके साथ गोशगुजार करूं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल मट्टी का एक ज़र्रा हूँ, और जिस शख्सियत के लिए मुझे यहाँ इस डाइस पे बुलाया गया, मैं इस काबिल नहीं, क्योंकि ये वो शख्स हैं, ये वो लोग हैं, जैसे राशिद साहब, ये खालिद भट्ट साहब बैठे हैं और मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک چیز دکھائی, پی ٹی وی, اسٹیج, ہم ان کو دیکھتے رہے, دیکھ دیکھ کے ان جیسے بننے کی کوشش کی. ان جیسے بنے تو نہیں, لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ان کی برسی پر میں یہاں کھڑا ہوں. یہ میری آپ لوگوں کا بہت ہی شکریہ بھی پیش کیا, اور ہمیں آج اپنے اس کا احساس ہوا کہ ہم ان لوگوں کی کچھ خدمت کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے ضرور. انشاءاللہ ضرور یہ باتیں ہم اگلے سال کے لیے کیسر کے ساتھ اکٹھے ہو کے پھر ہم دونوں کچھ نہ کچھ اس بات کے لیے اور سب لوگوں کے لیے کرتے رہیں گے. اور میں آقا کیسر کے ساتھ کھڑی ہو کے یہ اناؤنس کرتی ہوں کہ میرے میاں کے لیے بہت خدمات ہے ان کے لیے طارق عزیز شو بہت بڑا انعام رکھا جائے, اور بہت نام ان کے ساتھ اور بھی جڑتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ہی واز دا ایوارڈ کے لیے آنا چاہیے. میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اگلے سال ان کو یہ ایوارڈ ملنا بھی چاہیے, اور سب لوگ اس میں شریک ہوں ہمارے ساتھ. تھینک یو. آقا جان, میری طرف سے طارق عزیز صاحب کے لیے اچھا, میں گزارش کرنا چاہوں سن لو, میری بات سن لیں. میری طرف سے 3 قرآن, 10,000 کلمہ, سبحان اللہ, 10,000 درود شریف کا تسبیح, یہ بات ہے. سارے جواب کے لیے سبحان اللہ. میں مولانا مختار صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لے کر آئیں, سواتی صاحب سے دعا فرمائیں. بہت شکریہ آپ کا. ٹائیگر شاہ آپ تشریف لے کر آئے. تھینک یو, یو آر بریو. جزاک اللہ.